नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, राहुल गांधी के अटपटे बयान लोगों ने सुने, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि तपस्या का मतलब होता है जब शरीर को गर्म करना। और संभल में भी दूसरी तरफ ऐसे वहां पे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे बिजली के खंभे को घर के अंदर लिया हुआ था। अब इस बात से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको भी मिर्ची लग रही है। तो ये पूरा किस्सा क्या है, इसके बारे में बताइए। और ये चीजें जो हो रही हैं योगी जी के राज में, क्या वो सही हो रही हैं कि बार बार ये मंदिर खोजे जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी के बयान लोग सोचते हैं उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, उनका आपस में कनेक्शन नहीं है। यानी कि बोलना क्या और दिमाग में क्या, उसका कनेक्शन नहीं है। और प्रियंका गांधी कहती है कि ये बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये नहीं पता कि ताप का मतलब क्या होता है, कि तप का मतलब क्या होता है। तप को ताप से जोड़ रहे हैं। सुन लीजिए पहले इनका बयान। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो तब का ये मतलब है, तपस्या का सारे पागल यही आने थे सारे। तो ये तपस्या बहुत मजा अब हुआ, बताओ। प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये सही कह रही थी इसकी बहन। हाँ, देखो, बेसिकली ऐसे आप देखो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, कैसी कैसी स्टेटमेंट देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है देश से। इनके कनेक्शन निकले जॉर्ज सोरोस से, इनके माताजी के कनेक्शन निकले हैं जॉर्ज सोरोस के साथ। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, कि कांग्रेस के अंदर एक लेडी है, पावरफुल लेडी, जो आर्म्स एजेंट है, यानी कि आर्म्स का धंधा करती है, कमीशन खाती है उसके अंदर। आप समझ सकते हैं कौन है वो लेडी। पावरफुल है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चुप बैठी है, वो एक्शन लेना चाहती। उनको पता है कि एक्शन लेंगे तो जेल, ये सड़कों पे बैठ जाएंगे सारे के सारे कांग्रेसी। और ये राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है। आप समझिए कितनी इनके अकलमंदी है, कितने समझदार है। ये वो आदमी है जो आलू से आपके सोना उगाएगा। ये उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आता कि लोग सुनते कैसे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को यह समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस आदमी के पीछे क्यों पड़े हैं। एक्चुअली पड़े ही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, पार्टियां तब चलती हैं जो उसमें फंड रेस करता है। फंड की इनको कमी नहीं है। इनको यूएस डीप स्टेट से पैसे मिलते थे, इनको चाइना से पैसे मिलते हैं, जो इनके फाउंडेशन हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन। और तभी सबकी गोदी में बैठते थे। और प्रियंका गांधी ने एक वीडियो किया था एक राजीव सरदेसाई से, जो डीप स्टेट के मेंबर है, और कहा था कि उसने पूछा क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। वो कहती बड़े अच्छे पीएम बन सकते हैं। आप बताइए, ऐसा आदमी पीएम बनेगा जिसको ये नहीं पता तप क्या होता है, ताप क्या होता है। तप को ताप से जोड़ दिया। तप होता पूजा, और ताप होता आपकी बॉडी के अंदर अगर गर्मी आ जाए। और एक बुखार से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि आप तप करते हैं तो आपकी बॉडी में गर्मी आती है बुखार से, और उसको उससे कंपेयर करते हैं। क्या कहेंगे इस आदमी के बारे में। बड़ी शर्म आती है कि ऐसा आदमी इंडिया का पीएम बनना चाहता है। लेकिन इस आदमी को, ऐसे आदमियों को बाहर के लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस को इसलिए यूएस ने सपोर्ट किया कि उनको समझदार आदमी चाहिए नहीं, बेवकूफ आदमी चाहिए, इसीलिए उसको बांग्लादेश के अंदर बिठाया ताकि बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय कर दे। और ये देखिए, एक नई इंसिडेंट है, आप वीडियो देखिए। इसके अंदर एक मंदिर मिला है संबल में, संबल के आसपास, जहां पे बहुत सी इंसिडेंट हुई, जो संबल के मंदिर के अंदर करने गए थे, ये सर्वे करने गए थे, जहां पे लोगों पे पत्थर फेंके गए जो सर्वे टीम के ऊपर। तो वहां पे कुछ बिजली की चोरी की कंप्लेंट आ रही थी कि साल में 13 से 14 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी होती है। और वहां पे एक घर था जिसके अंदर मिला के खंबा लगा हुआ है, बिजली के खंबे को उन्होंने अपने घर में ले लिया। जब पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गई तो पुलिस को उस घर के अंदर मंदिर मिला, यानी कि एक मंदिर पे कब्जा करके, वहां पे पोल पे कब्जा करके वहां पे घर बनाया। और यही काम कर रहे हैं यहाँ पे जिहादी जो है। मतलब आप चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, फिर इनके सामने खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव, जो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम को टारगेट कर रही है। क्योंकि ये जो सारे काम किए गए, ये तो इन्हीं की वजह से किए गए, अखिलेश यादव की वजह से। और ये हिंदुओं के दुश्मन है। अखिलेश यादव से बड़ा कोई हिंदुओं का दुश्मन नहीं है, या राहुल गांधी के।
आप देखिए जब राम मंदिर बनने की बात थी तो उस टाइम पे जो हिंदू थे, जो कार सेवक वहां जाते थे, उनको इन्होंने पकड़ पकड़ के अपने पुलिस से उनके, हमने पहले बात की, उनके पीठ पे उन्होंने बोरियां बांध दी, रेत की बोरियां बांध दी, सीमेंट की बोरियां बांध दी और उनको सरयू नदी के अंदर बहा दिया। और मुलायम सिंह यादव के वीडियो भी है, उसने कहा ठीक है मैं मुस्लिम को सपोर्ट करता हूं, करता भी रहूंगा क्योंकि मुझे उनसे पैसे मिलते हैं, उनसे वोट मिलती है। तो ये तो इस टाइप की बातें करती है। अब यहाँ पे एक मंदिर मिला है, क्यों ना सारे चीजों का सर्वे किया जाए। और ये पहला मंदिर नहीं है जो ऐसे मिला है। इंडिया के अंदर 40,000 से ज्यादा मॉस्क जो बने हैं उनके नीचे मंदिर हैं। जब वाराणसी के अंदर जो पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पीएम मोदी स्पेशली वहां गए थे, वहां पे सर्वे किया गया तो वहां से बहुत से घर थे वाराणसी टेम्पल को छोड़ करके, उसको मॉस्क कहा जाता था, उसको छोड़ के बहुत से घर थे जो घरों के अंदर या जो घरों को तोड़ा गया, जो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दे के लिए देखा तो बहुत से घरों के अंदर तो मंदिर थे, उस पर मुस्लिमों ने कंट्रोल कर रखा था। इनका यही काम है। फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस के ऊपर कब्जा करना गलत बात है या उसके ऊपर टेम्पल बनाना, और ये वही काम कर रहे हैं जो इस्लाम में नहीं लिखा, वो काम कर रहे हैं। फिर इनको कोई थोड़ी सी बात कह दे तो हिंदुओं को गालियां देने लग जाते हैं। एक्चुअली इनको गाली देने की जरूरत एक वर्शिप एक्ट की बात की जाती है बार बार कि वर्शिप एक्ट है, उसमें स्थिति नहीं बदली जा सकती। तो फिर ये जो सर्वे किए जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी और अभी कहा है कि केस की सुनवाई जब तक नहीं हो जाती कोई भी नया क्लेम नहीं किया जाएगा, नया केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा किसी भी सर्वे के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे सर्वे के लिए रजिस्टर किए गए हैं केसेस। तो इनसे निकलेगा क्या अगर वर्शिप एक्ट में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको बदला जा सकता है एक नया कानून लाके? क्या प्लानिंग क्या है? देखिए ऐसा है, इसके ऊपर चंद्रचूड़ ने बहुत क्लियरेंस दे दी थी जब वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने वर्शिप एक्ट के ऊपर जो बातें कही थी, अगर हम एक्चुअली लीगल चीजें समझा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप जिन लोगों ने संभल के ऊपर केस किया है उन्होंने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वर्शिप एक्ट बदला ही जाएगा, वर्शिप एक्ट के मतलब क्या है वो उन्होंने समझा दिया था। और तभी तो यहाँ पे सारे के सारे सर्वे किए जा रहे हैं, सारे के सारे जो सर्वे किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से किए जा रहे हैं। जब संभल में यहाँ पे दंगे हुए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम गए कि इसको रोका जाए, उन्होंने कहा हम यहाँ रोकेंगे नहीं, सर्वे नहीं करेंगे, लेकिन आप ये हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा। लेकिन देखिए आप दूसरी तरफ अजमेर दरगाह है, वहां पे भी सर्वे की बात हो रही है और उसकी पिटीशन को भी उनके हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। अजमेर दरगाह बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी उसको अजमेर दरगाह का जो चिश्ती था उसने कहा तुम कन्वर्ट हो जाओ मुसलमान के अंदर, उसने मना कर दिया, तो उसको नंगा करके वहां पे उसको रेप किया गया बहुत से उनके जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा। तो ऐसे तो इनके चिश्ती हैं। और अजमेर दरगाह की तो और भी बात है, हम बात करेंगे, क्योंकि 1992 में अजमेर दरगाह के जो लोग थे, जो वहां पे इनके रूलर थे या जो उनके कंट्रोल करते थे जो उनकी मस्जिद को, दरगाह को, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी एक रेप के अंदर। उन्होंने वहां पे 260 लड़कियों का रेप किया था, उनको ब्लैकमेल करते थे। एक लड़की को ले गए दोस्ती करके और उसको फार्म हाउस में ले गए पढ़ाई के बहाने, वहां जाके उसकी फोटोएं खींची, फोटोएं खींच के उन्होंने उस लड़की को रेप कर किया और रेप करके उसको ब्लैकमेल किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को ले आओ। तो वहां पे 260 लड़कियों का रेप किया उन्होंने, जिनको ब्लैकमेल करते थे और जगह जगह सप्लाई करते थे फोर्सिबली। बाद में ये जो एक्सपोजर हुआ, जिस आदमी ने एक्सपोजर किया इसका, एक जर्नलिस्ट था, उसका एक्सपोजर किया तो उसको मार दिया गया और उसकी आज तक वेरिफिकेशन नहीं हुई। और जितने भी दरगाह के लोग थे जो सेक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, सारे के सारे बिलोंग करते थे कांग्रेस पार्टी को। और उसके बाद जब केस खुला तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अभी रिसेंटली एक एक्शन हुआ है, वहां के कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, इन लोगों को सजा दी है। और एक लड़की जो इसको भुगत रही थी, उसने कहा उसके बाद मेरी शादी होगी, लेकिन जब मैं अपने आदमी से मैंने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसे रेप हुआ, तो मेरे आदमी ने मुझे तलाक दे दी। तो कहती आप देखिए कि मैं पिछले 30 साल से ऐसी जिंदगी बिता रही हूं जो मेरे दिमाग पे चढ़ी हुई है, मुझे कोई सोसाइटी वाले ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ऐसा हरकत की थी अजमेर दरगाह के। इसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे अजमेर दरगाह के ऊपर क्या क्या हुआ। लेकिन जो मंदिरों पे कब्जा करते हैं और मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना लेते हैं, अगर उसको खोला जाता है तो अखिलेश यादव सामने खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी सामने खड़े हो जाते हैं। संभल जाने की तैयारी कर रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जबकि वहां पे ये नहीं था कि वहां पे पीस लानी है, वहां पे दंगे कराना चाहते हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी का एटीट्यूड क्या है,
क्या एटीट्यूड है प्रियंका गांधी का या सोनिया गांधी का? ये जॉर्ज सोरोस के साथ मिले हुए हैं। जॉर्ज सोरोस वो आदमी है जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाह रहा है, जिसने इंडिया के अंदर $1 बिलियन खर्च किए थे 1920 में, 2020 में दंगे कराए थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो यहाँ पे। के ऊपर बात की जाती है, सारी सब लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है कि जॉर्ज सोरोस अगर उसके सारे इतने काम हो रहे हैं तो भारत भी यूएन में वहां पे जो उसकी संस्था है वहां पे पैसे देता है, वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूटर है, तो वो क्यों नहीं रोक देता? सोरोस यहाँ पे भारत में कितनी सारी संस्थाओं को पैसे देता है, वो क्यों नहीं रोक देता? ये बात भी तो चलती है। देखिए ऐसा है कि अगर आप बात करते हैं यूएस की या यूएस डीप स्टेट की, हम उसके सामने आवाज नहीं उठा सकते। आपको याद होगा कि आप देखिए कैसे बांग्लादेश के अंदर उन्होंने शेख हसीना गवर्नमेंट को गिरा दिया। ये सारा का सारा काम था जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का। और राहुल गांधी की फोटो भी मिली है जो मोहम्मद यूनुस के साथ है। और इसी तरीके से सीरिया के अंदर कैसे डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, सीरिया को रातों रात वहां पे गवर्नमेंट चेंज कर दी, 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट चेंज कर दी। ये सारा का सारा किया जाता है डीप स्टेट के द्वारा। और इस टाइम पे जो एफबीआई का चीफ है जो बिलोंग करता है डीप स्टेट को, या मतलब जिसके कनेक्शन है डीप स्टेट के साथ, जिसने पन्नू को प्रोटेक्शन दी, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चलवाई, पन्नू निज्जत दोनों को, पन्नू को भी तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया ने भी डिटेल मांगी उनके बैंक अकाउंट्स की, पन्नू को बैंक अकाउंट की, तो यूएस ने मना कर दिया हम नहीं देंगे, लेकिन वो डिटेल आ जाएंगे जब ट्रंप पावर में आएंगे। और ये जो डीप स्टेट है ये मोदी को डिस्टेबलाइज करना चाह रही थी, और डीप स्टेट के जो कनेक्शन पूरे तरीके से खोले हैं आपके संबित पात्रा ने और कुछ दूसरे बीजेपी के एमपीस ने, वो सच्चाई सामने आने वाली है। क्योंकि जो एफबीआई का चीफ था जिसने ट्रंप पे गोलियां भी चलाई थी, उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि ट्रंप वहां पे आने वाले हैं। और ट्रंप ने वहां पे काश पटेल को बनाया एफबीआई का चीफ, वो इसलिए बनाया कि काश पटेल एक हिंदू है और इंडियन ओरिजिन है उनका। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इंडियन ओरिजिन के आदमी को एफबीआई का चीफ बनाया। एफबीआई बड़ी पावरफुल एजेंसी है जो पूरा कंट्रोल करती है यूएस के इंटरनल अफेयर्स को। और अब जब काश पटेल बनेंगे वहां के चीफ, तो सोरोस के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे पहले टर्म में तो तब भी एक्शन हुए थे, डीप स्टेट काम कर रही थी, उनके पीछे काम कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को चीज पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीजों की। जब पावर में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया तो तब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि डीप स्टेट क्या काम कर रही है, क्योंकि डीप स्टेट के डीप कनेक्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन की पार्टी है। और अब ट्रंप ने पहले डिसीजन ले लिए। देखिए आप जो एफबीआई का चीफ बनाया वो किसको बनाया, काश पटेल को। और पूरी एजेंसी का चीफ किसको बनाया, जो 17 एजेंसी है यूएस के अंदर, उसको बनाया तुलसी गबार्ड को, जो हिंदू है। और 7 ऐसे हिंदू हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े इंपॉर्टेंट काम दिए, टास्क दिए अपनी कैबिनेट के अंदर। और ये सारा काम किया जाएगा डीप स्टेट के खिलाफ, क्योंकि डीप स्टेट इंडिया के अंदर जो बांग्लादेशी है या रोहिंग्यास है उनको भी सपोर्ट करती है। अभी तो वहां पे यही रूल है, उनका रूल है, डेमोक्रेटिक पार्टी रूल के अंदर नहीं कर सकता है। अब वेट वही होगा कि अगर ट्रंप आएंगे और वो चाहे तो ही कुछ हो सकता है, डायरेक्टली कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिर फंड करके इंडिया में दंगे करवा सकते हैं। और भारत सीधा सीधा अगर उनको टारगेट करता है तो फिर भारत अपने लोगों को दंगे में नहीं झोंकना चाहता, ये कह रहे हैं आप देखो इतनी देर पहले निज्जर का केस उठता रहा, पन्नू का केस उठता रहा, क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई डिफेंड किया अपने आप को? कुछ डिफेंड नहीं किया। इनको पता था कि अगर हम डीप स्टेट को टारगेट करेंगे या यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट करेंगे तो यहाँ पे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इंडिया के अंदर और यहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इंदिरा गांधी को जो पावर से निकालने का काम है, उनके हत्या का काम है, वो सारा का सारा डीप स्टेट का काम था। उस टाइम पे अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा करके इंदिरा गांधी को निकाला गया। उस टाइम पे इन्होंने एक ना कोई आदमी चुन लेते हैं, उस आदमी को खड़ा कर देते हैं। डीप स्टेट को जब टारगेट किया गया संबित पात्रा के खिलाफ, तो उस टाइम पे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई, उनका हम जर्नलिस्टों को पैसा देते हैं। जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, करण थापर लगा लीजिएगा, राजदीप सरदेसाई लगा लीजिएगा, ये जितने भी लोग हैं, या बरखा दत्त लगा लीजिएगा, इनको बहुत सा पैसा मिलता है यूएस के द्वारा, यूएस की डीप स्टेट के द्वारा, और आप इनको कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के ऊपर आप देखा होगा बड़ी बार एलिगेशन लगती थी बीबीसी के द्वारा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे या हम उनको काउंटर नहीं कर सकते थे। दूसरा, आपके बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं यूएस के अंदर, वाशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दोनों के दोनों डीप स्टेट के क्लोज हैं और डीप स्टेट उनको फंडिंग करती है, इवन चाइना इनको फंड करता है। तो इसलिए इंडिया को टारगेट करते रहते हैं हमेशा से। और आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को चीजों की समझ तो है नहीं, आपने देख ही लिया, लेकिन डीप स्टेट को ऐसे ही आदमी चाहिए, उनको सेंसिबल आदमी नहीं चाहिए, उनको ऐसे आदमी चाहिए जिनका दिमाग फिरा हुआ हो या एबनॉर्मल आदमी हो, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो, इंडिया को कमजोर करना चाहते हो,
डीप स्टेट यूएस को स्ट्रेंथन कर रही है, लेकिन साथ साथ यूएस को भी अंदर से काट रही है, और साथ में जो काट रही है वो है अपने एलाइज को, जैसे इंडिया को। अगर रशिया यूक्रेन का वार हुआ तो उसके अंदर भी डीप स्टेट का रोल है, और ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैं आते ही इस वार को खत्म कर दूंगा। अगर कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो इंडिया को टारगेट कर रहे थे डीप स्टेट के कहने पे, लेकिन जैसे ट्रंप पावर में आए तो ट्रूडो भागे भागे यूएस के अंदर चले गए ट्रंप से मिलने, और ट्रंप ने मीटिंग की और लगा कि दोनों के रिलेशन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यूएस ने कहा था कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं कनाडा से, क्योंकि कनाडा की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो है यूएस की तरफ। अगर टैरिफ लग जाएगा तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो ट्रूडो भागे भागे गए ट्रंप से, और ट्रंप की उनके साथ मीटिंग हुई, डिनर के अंदर मीटिंग की, 3 घंटे उनकी मीटिंग चली। उसके बाद लेकिन ट्रंप ने उनकी किसी डिमांड को तो माना नहीं, और ये कह दिया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिमाग से ढीले हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया एक स्टेटमेंट के अंदर कनाडा का राहुल गांधी कि नहीं, साथ में एक और चीज की, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं यूएस के साथ मिल जाते, और एक उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है हमारे जो नॉर्दर्न नेबर है उसके गवर्नर, उसको गवर्नर कह दिया, और ये कहा कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाओ। तो यूएस ट्रंप इस टाइम पे ट्रूडो को टारगेट कर रहे हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, और इसी तरीके से ट्रंप बाकी भी एक्शन ले रहे हैं। जब काश पटेल उनके एफबीआई के चीफ बनेंगे तो जॉर्ज सोरोस हो चाहे राहुल गांधी हो, इनका तो बैट बजा दिया जाएगा। और मोहम्मद यूनुस को भी डर लगा हुआ है कि ट्रंप आने वाले हैं, और अब वो देख रहे हैं कैसे मैं बचूं, किस तरीके से बच सकता हूं, बचेंगे नहीं। क्योंकि ट्रंप, ट्रूडो ने भी एक बात की, कहते ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। तो ट्रंप ने तो बहुत सी बातें की हुई है इंडिया के फेवर में, हिंदू के फेवर में। बिल्कुल, हाँ, मतलब भैया वो कहते हैं ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, और ट्रंप ने कहा हुआ है कि मोदी जो सोचता है अपने दुश्मन के खिलाफ वो काम करता है। तो इनडायरेक्टली आशा यही है कि सारे काम वो होंगे जिनका भारत को इंतजार है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भारत सरकार में कुछ भी दम नहीं, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसा आपने बताया अभी कि अपने लोगों की भलाई देखकर सोचकर फिर उसमें आगे काम किया जाता है। जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तब फिर कैसे काम होंगे? गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो वो कुछ लोग कहते हैं ना सूद सर कि डिस्टेबलाइज कैसे कर देंगे, फिर हमारे पास तो पावर ही नहीं है क्या? वो दंगे करके किस तरीके से एक्टिविटीज क्रिएट की जाएंगी वो चीजें नहीं समझते लोग। देखिए, इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने महंगाई का इशू उठा दिया। इंदिरा गांधी में एक इशू था कि इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। साधुओं की यहाँ पे एजिटेशन हुई तो वहां पे गोली चला दी। मोदी ये काम नहीं करते, मोदी को अपॉर्चुनिटी देते अपने अपोजिशन को कि वो यहाँ पे गोली चला दें। दिसंबर 2020 के अंदर जब यहाँ पे लोग घुस गए थे हमारे लाल किले पे, तो पीएम मोदी ने गोली तो नहीं चलाई, उनको आने दिया। अगर गोली चला देते तो देश को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता, क्योंकि पूरा मीडिया खड़ा हुआ था उस टाइम पे। राजदीप सरदेसाई खड़े थे, किसान की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट के अंदर, तो राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इसको तो गोली मार दी है, लेकिन पता चला कि उसका तो पलट गया था उसका जो ट्रैक्टर था। तो ये एक तैयारी में बैठे थे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और पीएम मोदी को हराना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को वो कमजोर करना चाहते हैं, इंडिया को स्ट्रांग नहीं करना चाहते। देखिए, बांग्लादेश की तरह तो इंडिया नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को झटका तो दिया इन्होंने। जब 2024 का इलेक्शन हुआ, पीएम मोदी क्यों नहीं इतनी सीटें जीते? क्योंकि यहाँ पे डीप स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे थे राहुल गांधी, इन्होंने अखिलेश यादव को साथ इकट्ठा कर दिया। इसी तरीके से जब यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके जब घूम रही थी और कह रहे थे यूएस को खतरा है कि ट्रंप आ जाएंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे राहुल गांधी भी कैंपेन कर रहे थे। देखिए, ये जो डीप स्टेट है बहुत पावरफुल है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप का जो पहला काम है वो अपनी कंट्री के अंदर जो इलीगल लोग हैं उनको निकालना चाहते हैं, और जो डीप स्टेट के मेंबर्स है उनको टारगेट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज सोरोस। इनको टारगेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, उस टाइम पे इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बाइडेन के बेटे हैं उनके खिलाफ केस फाइल किया था, गन का केस था, ड्रग्स का केस था, लेकिन पता कि 2020 में जब फाइल हुआ था, लेकिन जब जब इसको पता चला जो बाइडेन को कि इस टाइम पे ट्रंप आ गए, तो उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ सारे केसों को विड्रॉ कर लिया और उनको बरी कर दिया एक नोटिफिकेशन ला करके, क्योंकि ट्रंप उन्हें पता है बहुत जल्दी काम करेंगे। और ट्रंप जैसे लोग सोचते हैं कि इंडिया क्यों नहीं बोलता, अगर इंडिया, देखो इंडिया ने ना तो पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और जब सर्जिकल स्ट्राइक की वो की थी उसको यूएस के अप्रूवल से किया था। राइट। तो मतलब कुल मिला के भारत अपना चुप रह के पता है कि किस टाइम पे क्या काम करना है, वो बिना बात में अड़ंगा नहीं करता, और मोदी जी शांत रह के उनके सलाहकारों के साथ मिलके सही टाइम का इंतजार करते हैं और असल में सही
जो अपने देश को चलाता है वो वही होता है जो सही टाइम पे सही काम करे। तो अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जैसे लोगों का क्या इलाज किया जाता है जब आगे ट्रंप आएंगे और उनके भारत के साथ मोदी के साथ मिलकर क्या क्या चीजें होती हैं। बट लोगों से निवेदन है कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ग्रुप्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।